हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स देखने पहले। पहला टॉपिक है इंडिया भूटान रिलेशंस। यहाँ पर समझेंगे हम किस प्रकार से इंस्पाइट ऑफ वास्ट डिस्पैरिटीज, जैसे कि अगर भारत की बात करें तो इंडिया काफ़ी बड़ा है साइज वाइज, भूटान काफ़ी छोटा है। एंड अदर डेवलपमेंट जैसे कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स, जापान की बात कर लो, रशिया है, चाइना है। तो इन सभी फैक्टर्स के बावजूद जो इंडिया भूटान का रिश्ता है वो काफ़ी डीप है, काफ़ी सक्सेसफुल है। तो इसके कारण क्या हैं और किस प्रकार से ये रिश्ता इवॉल्व हुआ है, समझेंगे इन चीज़ों को। सेकंड है रोल ऑफ टेक्निकल चेंज एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। एक मॉडल दिया गया है, मोकीर्स मॉडल, जिनको इस साल का नोबेल प्राइज़ मिला है। वहाँ बताया गया किस प्रकार से नॉलेज रखना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी शेयरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। देन डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ वाइको, एक प्रपोज संस्था है चाइना के द्वारा, समझेंगे इन चीज़ों को। फिर न्यू एआई गाइडलाइंस आए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, इन पे डिस्कशन करेंगे। फिर कुछ शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंडिया भूटान टाइज। कंटेक्स्ट क्या है इसका, तो मोदी जी का 2 दिन का दौरा है भूटान का। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट्स होंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे, देन डिस्कस करेंगे बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। फिल्म्स के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स देखते हैं। पहला देखो, मोदी जी वहाँ पर गए, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो पुनातसुंग जू क्या है, एक प्रोजेक्ट है, हाइडल प्रोजेक्ट है, उसको वो उद्घाटन करेंगे। तो पुनातसुंग चू नदी पर बना हुआ है, इसको हम संकोच रिवर भी कहते हैं, स्वर्णकोश रिवर भी कहते हैं। ये क्या है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कहाँ मिलती है ब्रह्मपुत्र से, असम के भीतर। सेकंड क्या है, ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। फर्स्ट ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल कल भी डिस्कस किया था हमने, स्टार्ट हुआ है भूटान में। तो आप नाम जान लो इसका, वहाँ पर महायान, थेरावदा एंड वज्रयान, इन 3 टाइप्स ऑफ बुद्धिज्म का एक सम्मेलन है। चलो, डेट क्या है, 4 से 19 नवंबर। देखिए, पिपरहवा रिलिक्स को वहाँ पर शो किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, हमने डिस्कशन भी किया है। आई थिंक जुलाई में, सितंबर में, अगस्त में लगातार न्यूज़ में था। हांगकांग में इस रिलिक्स का ऑक्शन होने वाला था, जिसको हमारी सरकार ने उस पर रोक लगाई और वहाँ से अपने देश में लेकर के आए हैं। तो इस पर डिस्कशन जो कि हो चुका है ऑलरेडी। फैक्ट्स क्या है, 1898 में इसकी डिस्कवरी करी गई थी। किसने करा था, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, क्लैक्सटन पेप, इतना जानना है। एंड किससे संबंधित थे, भगवान बुद्ध से। अब देखते हैं इंडिया भूटान के जो रिश्ते हैं उनका फ्रेमवर्क क्या है, कैसे वो इवॉल्व किए हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए पॉइंट्स। तो इसके कोर में क्या है, देखो इस पे ध्यान दीजिएगा। पैराग्राफ पर कहता है कि रिजिलियंस ऑफ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप, किसकी बात हो रही है, इंडिया भूटान रिलेशंस की। डिस्पाइट वास्ट एसिमेट्री, साइज की बात करें, अगर आप पॉपुलेशन की बात करो, एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन रीजनल इन्वायरमेंट, आप जियो पॉलिटिक्स की बात करो, स्ट्रैटेजिकल चेंजेस की बात करो, तब भी जो पार्टनरशिप है इसकी भूटान से काफ़ी सक्सेसफुल मानी जाती है। एंड इंडिया भूटान स्टोरी स्टैंड्स आउट एज रिमाइंडर, एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हो किस चीज़ का, कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड जो पॉलिसीज़ हैं, किस प्रकार से नेबरहुड के साथ हमारा अच्छा संबंध इंगेज कर सकती हैं, उसको क्रिएट कर सकती हैं, उसको सस्टेन कर सकती हैं। कमिंग यूपीएससी मेंस के लिए इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ भूटान। देखो, आपके लिए कुछ फैक्ट्स जानना ज़रूरी है, जैसे कि कंट्रीज बॉर्डरिंग भूटान। तो भूटान देखो इंपॉर्टेंट क्यों, पहला इसको बॉर्डर करते हैं इंडिया एंड चाइना। अब देखो यहाँ पर इंडिया जो कि इतना सक्सेसफुल पार्टनर बना है भूटान का, इंस्पाइट ऑफ चाइना बॉर्डरिंग दिस कंट्री, तो बहुत बड़ी बात है ये, समझेंगे इन चीज़ों को। फिर है कौन से इंडियन स्टेट इसको बॉर्डर करते हैं, सिक्किम, बंगाल, असम, अरुणाचल, ठीक है। एक डोकलाम प्लेटू है, आप जानते होंगे, वहाँ पर क्लैशेस कुछ हुए थे। कहाँ पर है ये, चुम्बी वैली में है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, चाइना, भूटान, सिक्किम, यहाँ पे एक ट्राई जंक्शन पर सिचुएटेड है। तो हमने समझा इन चीज़ों से कि भूटान का लोकेशनल इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है इंडिया के लिए। देखिए, 2 टर्म्स दिए, पहला है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दूसरा है प्रोडक्टिव टाइज। तो अगर एग्जाम में लिखोगे आप इन वर्ड्स को, जैसे कि अगर बात आती है भूटान की, तो हमारे रिश्तों का बेस क्या है, दो कंसेप्ट हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड दूसरा है प्रोडक्टिव टाइज। तो स्टार्ट कैसे होती है चीज़ें, हमारा रिश्ता इवॉल्व कैसे करता है। फर्स्ट इसमें स्टेप रहता है 1949 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, किसके किसके बीच में, इंडिया एंड भूटान। तो इसमें इंडिया का उद्देश्य क्या था, उसका इंटरेस्ट क्या था। तो देखो, उस टाइम पर हम नया नया इंडिपेंडेंट हुए थे, तो जो पॉलिसीज़ थी हमारी कुछ हद तक इंस्पायर्ड थी ब्रिटिश पॉलिसीज से। इंडिया का इंटरेस्ट क्या था इसमें, हम चाहते थे एक बफर स्टेट क्रिएट करना, एक प्रोटेक्टोरेट टाइप का रिश्ता बनाना। उसमें एक क्लॉज दिया गया था कि भूटान जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं विल बी गाइडेड बाय इंडिया। ध्यान दीजिएगा इस वाले पैराग्राफ पर, यहाँ पर कहता है कि 1949 से 1950 का जो समय था उसमें इंडिया ने भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, सिक्किम की बात करें,
3 हिमालयन स्टेट से ट्रीटीज करी थी। उसका उद्देश्य क्या था बताया हमने, एक बफर क्रिएट करना। तो भूटान की बात करें, उस ट्रीटी में एक टर्म दिया गया था गाइडेड बाय इंडिया। देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया था कि इंडिया जो है भूटान के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, बट भूटान को अपनी जो विदेश नीतियां हैं उसको इंडिया के फॉरेन पॉलिसीज के लूप में रखना पड़ेगा। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, उन कंट्रीज में, भूटान में, नेपाल में, सिक्किम अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं था, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सेकंड फैक्टर क्या रहता है, इंट्रूजन ऑफ अदर पावर्स लाइक यूएस, रशिया एंड चाइना। इससे होता क्या है, जो पूरा फ्रेमवर्क होता है इस ट्रीटी का, इस सिस्टम का, वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर जाता है। अब वो डिमांड करते हैं इक्वालिटी का, कि हमें समान ट्रीटमेंट मिले, आपकी फॉरेन पॉलिसीज जो हैं वो हमें गाइड नहीं करेंगी। इसका नाम दिया गया देखो प्रोटेक्टोरेट मॉडल। प्रोटेक्टोरेट मॉडल आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो। किसकी बात हो रही है, अगेन द 3 हिमालयन स्टेट्स थे, नेपाल, भूटान, सिक्किम। तो ये कोलैप्स करना स्टार्ट करता है। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेपाल डिसरिगार्डेड मेनी ट्रीटी प्रोविजंस। अगर भूटान की बात करें, हाउएवर मेंटेन्ड द मैनेज द ट्रांजिशन विथ रिमार्केबल सपलनेस। मतलब भूटान जो था अपने रिलेशनशिप को डाइवर्सिफाई करना कंटिन्यू रखता है चाइना से, रशिया से, यूएस से, बट साथ ही में उसने डीपेन करना स्टार्ट किया, स्ट्रेंथेन करना स्टार्ट किया इट्स टाइज विद इंडिया। एक देखो बहुत बड़ा इवेंट होता है 1975 में, एनेक्सेशन ऑफ सिक्किम बाय इंडिया। इंडिया क्या करता है, सिक्किम को एनेक्स कर लेता है, जिससे कि हाईलाइटेड द वल्नरेबिलिटीज। वो शो करता है कि जो स्मॉल मोनार्कीज हैं वो वल्नरेबल हैं, जिससे कि असर पड़ता है हमारे ओरिजिनल 1949 ट्रीटी पर। हमने क्या कहा था वहाँ पर, नेपाल की बात करें, सिक्किम की बात करें, भूटान की बात करें, कि आपके इंटरनल मैटर में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट आपके जो फॉरेन पॉलिसीज हैं उसको हमसे गाइड करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया ने एनेक्स कर लिया सिक्किम को। तो यहाँ से डिमांड ऑफ सोवरेन इक्वलिटी ये बहुत तूल पकड़ लेता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है इस ओल्ड ट्रीटी को रिवाइज करना। तो नेपाल की बात करें, उसने क्या किया, इट चोज कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। अगर सिक्किम की बात करें, इंडिया ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अब बचता है भूटान। उसके साथ हमने क्या किया, जो ट्रीटी थी उसमें टर्म था गाइडेड बाय इंडिया, उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक फ्रेज से जो कि था म्यूचुअल ट्रस्ट। यही बेस बनता है आगे चल करके हमारे स्ट्रॉन्ग रिश्तों का। कुछ एग्जाम्पल्स देखो रिगार्डिंग डीपेनिंग ऑफ टाइज विद इंडिया। भूटान की बात कर रहे हैं तो हाइड्रो पावर हो जाएगा, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी, कल्चरल लिंकेजेस, पीपल टू पीपल टाइज। कुछ शॉर्ट फ्रेजेज हैं, ध्यान दीजिएगा। इस पैराग्राफ पर एक लाइन दी गई है कि ये जो रिश्ता है, इंडियाज एक्सपीरियंस विद भूटान ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन्स फॉर मैनेजिंग एसिमेट्रिक रिलेशनशिप। कहाँ की बात हो रही है, साउथ एशिया की। देखो ये हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, इस पूरे मॉडल को हम यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। किस प्रकार से, साउथ एशिया की बात करें, हमारे नेबरहुड की बात करें, उसमें हम भूटान मॉडल को यूज़ कर सकते हैं रिश्तों को स्ट्रेंथन करने के लिए, इंस्पाइट ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्पैरिटीज। क्या रास्ता होगा इसका, कि टाइज को डीपेन करो, बट फोकस कहाँ रखना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, दूसरों की जो सोवरेन इक्वालिटी है उसके ऊपर। अगर कोई देश छोटा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड डीपेनिंग ऑफ टाइज। देखो जो रिश्ता है इंडिया भूटान का, सबसे इंपॉर्टेंट उसका पार्ट क्या है, हाइड्रो पावर रिलेशंस। कुछ आपको पीडीएफ में मिलेंगे, कुछ फैक्ट्स दिए गए रिगार्डिंग सर्टेन पावर प्लांट। जैसे कहता है भूटान का डेवलपमेंटल प्लान स्टार्ट कब होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 1961 के भीतर। इसी साल से इंडिया का रिलेशन स्टार्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। दीज प्रोजेक्ट्स यहाँ पर जैसे पहले है जल ढाका एग्रीमेंट। फर्स्ट क्या था, जल ढाका एग्रीमेंट 1961 का दिन है। चूखा है, तला है, अगेन देखो एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ हाइडल पावर, फिर है एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, फिर कुछ जैसे कोलोंगचू है, मांगडेचू है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए प्रीलिम्स के लिए भी ज़रूरी है, मेंस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या कहता है देखो, वाई एक्सेस टू नॉलेज क्रूशियल फॉर इनोवेशन। देखिए कंटेक्स्ट क्या है इसका, तो रिसेंटली जो नोबेल दिया गया है 3 लोगों को, उसका कोड क्या था, टू स्टडी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ बात होती है मोकीर्स मॉडल की। इसमें कहा गया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज, प्रपोजिशनल नॉलेज, पर्सपेक्टिव नॉलेज। ठीक है, पहला क्या होता है, साइंटिफिक फिनोमेना, चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। सेकंड है पर्सपेक्टिव नॉलेज। इसका मतलब क्या है, हम इस नॉलेज को किस प्रकार से शेयर कर पाते हैं, डिफरेंट लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो इस मॉडल में कहता क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बोथ टाइप के नॉलेज में इंक्रीमेंट ज़रूरी है। मतलब सिर्फ नॉलेज बढ़ रहा है उससे नहीं, इसका शेयरिंग भी साथ में इंक्रीज करना चाहिए। देखो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, क्या कहता है, नॉलेज 2 टाइप्स के हैं, प्रपोजिशनल, पर्सपेक्टिव। प्रपोजिशनल में क्या है, नॉलेज अबाउट साइंटिफिक फिनोमेना, पर्सपेक्टिव क्या है, टेक्निक्स के बारे में। तो इससे हम क्या करेंगे, इस नॉलेज से, पर्सपेक्टिव नॉलेज से
अपनी जो कोर जानकारी है उसको शेयर करेंगे डिफरेंट लोगों तक, उससे होगा क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इंक्रीज इन बोथ टाइप ऑफ नॉलेज जब होगा तभी हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। इस कंसेप्ट को इस आर्टिकल में जोड़ा गया है इंडिया के एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म से, किस प्रकार से कास्ट सिस्टम है, डिफरेंट चैलेंजेस हैं, वो रोकते हैं एजुकेशन को एक स्तर से नीचे तक पहुंचने में। इंडिया की बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो कास्टिज्म की। हम लोग देखो बहुत पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन कास्टिज्म जो है ना वो जड़ से खत्म नहीं होता है। यहाँ देखिए कहता है, सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट हैज इंश्योर्ड दैट नॉलेज वाज प्रिजर्व ऑफ एन एलिट माइनॉरिटी। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो सो कॉल्ड हाई कास्ट होते हैं, लो कास्ट होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट लाइफ जीते थे। जो छोटे, जिनको आप कहते हो कि ये सो कॉल्ड लो कास्ट के लोग हैं, उस टाइम पे उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, वेदों का पाठ करने का अधिकार नहीं था। तो नॉलेज वाज अ प्रिजर्व फॉर द एलिट माइनॉरिटी। तो जो बड़ी जनसंख्या थी हमारे पॉपुलेशन की, वो क्या थी, ठीक से पढ़ लिख नहीं पाई, उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाया मानसिक रूप से। कहता है इंडिपेंडेंस के बाद इन डिफरेंसेस को रिजर्वेशन के माध्यम से पाटने की कोशिश करी गई, बट स्टिल द एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन इज आउट ऑफ रीच फॉर मेनी। अगर एग्जाम में लिखेंगे इस टॉपिक के बारे में तो कास्ट तो एक सिर्फ सिंगल फैक्टर है, अदर फैक्टर्स क्या है हमारे, पैसे की कमी होना। मतलब क्या है, जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है कितना महंगा हो गया, हर किसी के बस की बात नहीं है। सेकंड लिख सकते हैं हम डिजिटल बैरियर। देखो जिनके पास फ़ोन नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, टैब्स नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उनके पास एक लैकिंग है, वो कितना भी कोशिश कर ले वो एट पार नहीं आ पाएंगे वैसे पीपल के जिनके पास इक्विपमेंट्स हैं। उसी में आता है देखो एआई की बात करते हैं कि यहाँ पर कहता है, करेंट लेबर मार्केट्स हैव बीन थ्रोन इनटू डिसएरे प्रोफाउंड अनसर्टेनिटी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन ड्रिवन एआई। इसका मतलब क्या है, तो ऑटोमेशन जो है अपने साथ क्या लाता है, प्रॉब्लम ऑफ जॉब पोलराइजेशन। जो मैक्सिमम रूटीन वर्क्स होते हैं कौन करता है, मशीन्स करता है, या फिर ह्यूमंस जिनके पास स्किल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अभी के टाइम की बात करें तो या तो आपके पास पैसा उतना होना चाहिए कि आप इन हाई एजुकेशंस को अवेल कर पाओ, नहीं तो आपके पास स्किल वैसा हो। स्किल भी कहाँ से आएगा, पैसे से ही आएगा। तो जिस तरह से एंशियंट टाइम की बात करें, कास्ट वाज अ फैक्टर टू स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ एजुकेशन। अभी क्या है, उसी प्रकार से मनी प्रॉब्लम है, स्किल प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिससे कि जो नॉलेज है, जो स्किल, जो कुछ भी चाहिए हमें, वो एक स्तर से दूसरे स्तर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सेंटेंस कहा गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज बट विद नो मीनिंगफुल एक्सेस इक्विवेलेंट किसके है, नो नॉलेज एट ऑल। मतलब क्या है इसका, नॉलेज तो है बट वो फैल नहीं पा रहा है, उसकी शेयरिंग नहीं हो रही है, तो उसी के बराबर है कि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो इस मॉडल को आप एज एग्जाम्पल यूज कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, सोसाइटी में, एथिक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं, एक शॉर्ट न्यूज देखते हैं। तो यहाँ पर 2 ऐप्स लॉन्च करी गई हैं। पहला है सहकार डीजी पे, सहकार डीजी लोन्स। किस चीज़ के लिए है, टू इनेबल इवन स्मॉलेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑफर डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज। ठीक है, तो हमारे प्रीलिम्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट क्या है, तो को-ऑप कुंभ 2025 क्या है, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सेक्टर। नाम क्या है इसका, को-ऑप कुंभ 2025। पूछ सकता है जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका नाम क्या है। देखिए एक स्टेटमेंट दी गई है बाय जस्टिस BV नागरत्ना। कौन है ये, तो सुप्रीम कोर्ट की एकमात्र महिला जस्टिस है। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने, तो विमेन आर लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन इंडिया एंड देयर प्रेजेंस इन पार्लियामेंट इज स्टेडीली रिसीडिंग। देखो 16 वुमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब भी बात आएगी विमेन के रिप्रेजेंटेशन की, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो 2 बातों का। पहला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, दूसरा हो जाएगा हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 3। आप इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कहता है 15(3) में कि मैंडेट्स द स्टेट टू टेक अफर्मेटिव एक्शन एंड मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। कहाँ है आर्टिकल 15 क्लॉज 3। तो ये जो अधिनियम है क्या कहता है, ये 33% रिजर्वेशन देगा विमेन को लोकसभा में एंड स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये अगले सेंसस तक एंड अगले डिलिमिटेशन तक, कि जब तक कि अगला सेंसस, अगला डिलिमिटेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसको इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते हैं। अगला कहता है बीजिंग्स वाइको पुश। तो देखो न्यूज़ काफ़ी छोटा है यहाँ पर, बट कंटेक्स्ट काफ़ी बड़ा है इसका। फोकस करिएगा इस वाले स्टेटमेंट पर। कहता है कि वाइको क्या है, देखो वाइको है वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना ने बात करी है एक संस्था की वाइको बनाने की, जो कि मल्टीलैटरल बॉडी है जो शेप करेगा भविष्य के AI रेगुलेशन को। तो दिक्कत क्या है यहाँ पर, कंसर्न क्या, कंटेक्स्ट क्या, देखिए लेटेस्ट लिंक इन चेन ऑफ फ्रेमवर्क्स डिजाइन टू रीराइट मल्टीलैटरलिज्म इन चाइना सिंटेक्स। हम बार बार बात करते हैं, लगातार डिस्कशन करते हैं
कि यूएस एंड चाइना दोनों मिलकर के जो है ग्लोबल ऑर्डर को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जानते हो लास्टली अभी जो मीटिंग हुई थी SCO की सितंबर में, चाइना ने क्या कहा था वहाँ पर, हम बनाएंगे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। किसके लिए? तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को एंगेज करने के लिए। अभी क्या कह रहा है वो, हम बनाएंगे वाइको। किस चीज़ के लिए? इन फ्यूचर जो AI है उसके रेगुलेशंस को, रूल्स को डिस्कस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए। तो देखिए लेखक का कंसर्न क्या है कि डिप्लोमेसी लाइक सॉफ्टवेयर हैज़ लेयर्स ऑफ कोड। ठीक है, प्रपोज्ड हेडक्वार्टर्स कहाँ बोल रहा है वो? शंघाई में रहेगा। तो जब हम पुराने टाइम की बात करें, तो अगर हम पहले की बात करें, जितने भी रूल्स बनते थे ना, आप देखोगे जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज में, अब क्या हो रहा है, जो एशियन कंट्रीज हैं स्पेशली चाइना, वो एक पावर अज्यूम करना चाह रहा है टू रेगुलेट ऑल दीज थिंग्स। हमने अपने संडे के वीडियो में देखा था किस प्रकार से इकोनॉमिक जो ग्रेविटी है वो शिफ्ट कर चुकी है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। हमने ये भी देखा था किस प्रकार से जो पीस मेकिंग का प्रोसेस है, जो वेन्यूज होते हैं, वो कहाँ बन रहा है? मिडिल ईस्ट की तरफ। एशिया की बात करें तो धीरे धीरे आप देखो जो एशियन कंट्रीज हैं उनका रोल इंक्रीज कर रहा है, स्पेशली चाइना। तो आप इन डेवलपमेंट्स को, वाइको हो, GGI वगैरह हो, आप लिख सकते हो किस प्रकार से चाइना इज पुशिंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड। देखो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न्यू AI गाइडलाइंस लाए गए हैं, इनको समझते हैं। देखिएगा यहाँ पर कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है उसने क्या किया है, अनवील किया है गाइडलाइंस फॉर AI। ये क्या किस रूप से काम करेगा? ब्लूप्रिंट फॉर हाउ इंडिया रेगुलेट्स टेक्नोलॉजी। अच्छी बात है। इसने रेकमेंड किया है इंडिया स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क, अ नेशनल AI इंसिडेंट डाटाबेस। तो सिंपल से फैक्ट्स हैं ये। फर्स्ट देखो कहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वुड हैव टू गेट यूजर्स डिक्लेयर, बताना पड़ेगा उनको आपका जो कंटेंट है वो नेचुरल है या फिर सिंथेटिकली जनरेटेड है। एंड वन मोर फैक्ट यहाँ देखिएगा, ये जो गाइडलाइंस आए हैं किसके पहले? तो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है 26 में। वो पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल AI समिट होगा जो कि ग्लोबल साउथ में होस्ट किया जाएगा। देखो इन टोटल मेनली 6 हेडिंग्स में गाइडलाइंस आई हैं, इसको देख लेते हैं एक बार हम। फर्स्ट देखिए यहाँ पर बात करी गई है टू लिंक द AI विद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? तो व्हाट इज DPI? तो वैसे फैसिलिटीज जो कि डिजिटल गवर्नेंस को इनिशिएट करने में, उसको एक्सेस करने में हेल्प करती है, जैसे कि आधार हमारा हो गया, UPI सिस्टम वगैरह है, इनको हम लिंक करेंगे AI से। नेक्स्ट है इंडिया स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए टू रिफ्लेक्ट लोकल रियलिटीज अलॉन्ग विद यूज ऑफ वॉलेंटरी फ्रेमवर्क्स। थर्ड क्या कहता है? कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या करेंगे इसमें हम? तो AI लिटरेसी को इंक्रीज करेंगे, अपने सिटीजन्स को ट्रेन करेंगे। तो देखो सिंपल से फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए थे, बस इसको आपको एक नज़र देखना है। हाँ, इसको मेंस में आप एग्जाम्पल के रूप में यूज़ कर सकते हो कि इंडिया किस प्रकार से आगे काम कर रहा है AI को रेगुलेट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।